Aristotle's theory of tragedy is valid for his times only. Discuss. क्या अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो है क्या वो सिर्फ उसी के वक्त के लिए जरूरी थी या आज भी जो है इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? The poetics is chiefly concerned with tragedy, which is regarded as the highest form of poetry. Aristotle begins by pointing out that imitation is the common basis of all the fine arts, which, however, differ from each other in their medium of imitation, objection of imitation, and manner of imitation. अच्छा, पोएट्री जो है वो चीफली कंसर्न्ड है विद ट्रेजेडी, ठीक है, जो कि रिगार्ड करती है एज द हाईएस्ट फॉर्म. ये जो ट्रेजेडी है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है. अरिस्टोटल जो है वो सबसे पहले क्या बात करता है कि इमिटेशन इज द कॉमन बेसिस ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स. इमिटेशन कहते हैं किसी चीज को कॉपी करना, एक्ट करना, इमिटेट करना, ठीक है, विच हाउएवर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन एंड मैनर ऑफ इमिटेशन, जो कि डिफर है फ्रॉम ईच अदर मीडियम ऑफ इमिटेशन, ठीक है, जो ट्रेजेडी की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन और मैनर ऑफ इमिटेशन. मीडियम ऑफ द पोएट एंड द पेंटर आर डिफरेंट. वो कहता है ये जो मीडियम है ना ऑफ द पोएट और पेंटर, ये दोनों डिफरेंट हैं. द पेंटर्स मीडियम ऑफ इमिटेशन इज कलर एंड फॉर्म, द पोएट्स माइंड इज रिदम एंड हार्मनी. पेंटर का जो मीडियम ऑफ इमिटेशन जो है वो कलर और फॉर्म होता है, और जबकि पोएट का जो मीडियम है वो रिदम और हार्मनी होता है, ठीक है. तो हम देखते हैं कि ये तो हो गया मीडियम, ठीक है. इन इट्स मैनर ऑफ इमिटेशन, और अगर इसके मैनर ऑफ इमिटेशन में देखा जाए तो ट्रेजेडी इज डिफरेंट फ्रॉम द एपिक. तो ट्रेजेडी तो एपिक से डिफरेंट होती है, और तो द एपिक यूजेस द मैनर ऑफ नैरेटिव, जबकि एपिक यूज करती है मैनर ऑफ नैरेटिव को, व्हाइल ट्रेजेडी रिप्रेजेंट्स लाइफ थ्रू एक्टिंग, जबकि ट्रेजेडी जो है वो रिप्रेजेंट लाइफ करती है थ्रू एक्टिंग. तो अब क्या है कि एपिक जो है वो मैनर ऑफ नैरेटिव यूज करती है, जबकि ट्रेजेडी रिप्रेजेंट करती है लाइफ थ्रू एक्टिंग. क्वेश्चन कुछ यूं है कि भाई क्या ट्रेजेडी आज भी वैलिड है? पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर देख लें कि ट्रेजेडी जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है: मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन एंड मैनर ऑफ इमिटेशन. अब वो कहता है कि अगर मीडियम की बात की जाए तो एक पेंटर का मीडियम क्या होता है? वो कलर और फॉर्म होता है उसका कैनवस, ठीक है. और पोएट का मीडियम क्या होता है? वो रिदम और हार्मनी होती है. और अगर हम मैनर ऑफ इमिटेशन में देखें तो ट्रेजेडी जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है फ्रॉम द एपिक, ठीक है, एपिक से डिफरेंट होती है. और जो एपिक जो है वो यूज करती है मैनर ऑफ नैरेटिव, ठीक है, और जबकि ट्रेजेडी जो है वो रिप्रेजेंट लाइफ करती है थ्रू एक्टिंग. ट्रेजेडी में हम एक्टिंग के थ्रू लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एपिक के अंदर क्या होता है? एक नैरेटिव होता है, मैनर ऑफ नैरेटिव जो है वो यूज किया जाता है, जिसके थ्रू एपिक डिफाइन होती है. अब इसी के ही अंदर थ्योरी ऑफ इमिटेशन के अंदर आप जो है ये बताएंगे कि जी एपिक और जो ट्रेजेडी है उन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है. ट्रेजेडी डिफर्स फ्रॉम कॉमेडी. ट्रेजेडी जो है वो कॉमेडी से भी डिफरेंट होती है, because its objects of imitation is a serious action, while comedy imitates a grotesque action. जबकि कॉमेडी जो है वो एक grotesque action को जो है वो बयान करती है. अब इसी के अंदर जब मैनर ऑफ इमिटेशन हम बयान करते हैं तो हम इसके अंदर देखेंगे कि व्हाट इज द मैनर ऑफ एपिक एंड व्हाट इज द मैनर ऑफ ट्रेजेडी एंड हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इसी तरीके से हम देखेंगे जो है ट्रेजेडी जो है वो डिफर करती है कॉमेडी से, बिकॉज उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन. अब हम तीसरी चीज पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन. पहले हमने मीडियम ऑफ इमिटेशन की बात की, फिर हमने मैनर ऑफ इमिटेशन की बात की, अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे. इज अ सीरियस एक्शन, और वाइल कॉमेडी जो है वो एक ग्रोटेस्क एक्शन, यानी कि एक्शन इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन. बोथ एपिक्स एंड ट्रेजेडी इमिटेट सीरियस ऑब्जेक्ट्स. दोनों इमिटेट करते हैं सीरियस ऑब्जेक्ट्स को इन अ ग्रैंड काइंड ऑफ वर्ड्स, but they differ from each other as epic imitates only one kind of words, both of its choral odds and for its dialogue. Tragedy has greater concentration, so it is more effective. Tragedy की ज़्यादा greater concentration है, इसलिए ये ज़्यादा effective है.
All the parts of an active are included in tragedy, but those of tragedy are not found in epic. ये तमाम parts of epic जो हैं वो include होते हैं tragedy में, लेकिन वो जो tragedy के जो parts हैं वो are not found in epic, वो epic में नहीं होते. ठीक है, तमाम parts of epic तो include होते हैं tragedy में, लेकिन tragedy के सारे parts जो हैं वो epic में नहीं होते. अरिस्टोटल कम टू द कंसिडरेशन ऑफ द नेचर एंड अ फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी. अब वो नेचर और फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी की भी बात करता है कि वो क्या होती है. ही डिफाइंस अ ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, serious, complete, and of a certain magnitude in a language beautified, yeah, embellished in different parts with different kinds of embellishment through action and not narration, through sense of pity and fear, bringing about the catharsis of these such emotions. ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन है ऑफ एन एक्शन. ठीक है, इमिटेट करना, कॉपी करना, एक्ट करना किसी को, जो कि सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, एक सर्टन मैग्नीट्यूड, उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है. ऐसा तो नहीं होगा ना एक लाइन में ट्रेजेडी खत्म, एक डायलॉग बोल के ट्रेजेडी डिफाइन. तो उसके वो जो ड्रामा होता है ना उसका एक सर्टन मैग्नीट्यूड होता है इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स, और उसमें एक लैंग्वेज यूज की जाती है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में ब्यूटिफाइड होती है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, जैसे हम इसकी एपिक की अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, तो उसमें क्या था, लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल था. तो वो क्या थी, वही मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल था वो एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, इसी तरीके से ग्रीक माइथोलॉजिकल वर्ड्स के थ्रू एम्बेलिश किया जाता है पोएम्स को. और इसके अलावा जो है हम लोग डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स यूज करते हैं, लिटरेरी टर्म्स यूज किए जाते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की जाती है. ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये एम्बेलिशमेंट होती है. ठीक है, तो वो क्या होती है, वो लैंग्वेज उसके अंदर ब्यूटिफाइड होती है थ्रू, और फिर किस तरीके से वो बताई जाती है, थ्रू एक्शन नॉट नरेशन. और ट्रेजेडी में एक्ट करके बताया जाता है, नरेट करके नहीं बताया जाता. एंड थ्रू सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर, जस्ट लाइक इडिपस रेक्स. ठीक है, उसमें जो है सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर जो है वो ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, और जो है उससे कैथारसिस होता है सच इमोशन. दिस डेफिनेशन हैज वाइड इम्प्लीकेशन, और ये डेफिनेशन जो है उसकी एक वाइड इम्प्लीकेशन होती है. इट फॉल्स नेचुरली इनटू टू पार्ट्स. अब इसके दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन टू एंड नॉट नरेशन. फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या है, इमिटेशन ऑफ एक्शन एंड नॉट नरेशन. ठीक है, पहली बात ये कि इसमें एक्शन की इमिटेशन होती है, नरेशन नहीं होती इसके अंदर. सेकेंड पार्ट इज कंसर्न विद द फंक्शन एंड इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी. ठीक है, पहली बात ये कि ट्रेजेडी जो होती है वो एक एक्शन होती है. ठीक है, हम अगर इसी ट्रेजेडी की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा क्रिटिकली एवेलुएट करें, तो वो कहता है कि वो एक एक्शन होता है, नरेशन नहीं होती. और सेकंड पार्ट जो है वो कंसर्न्ड होता है विद द फंक्शन एंड इमोशनल इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी, यानी कि कैथारसिस के साथ. ये वाला, ये सेकंड पार्ट है इसका, थ्रू सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर. अब अगर हम फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी देखें, तो as regards the function of tragedy, Aristotle point out that function of a tragedy is to arise the scenes of pity and fear, and thus to bring about the catharsis of these emotions. ठीक है, कुछ हमारे emotions का catharsis होता है, but unfortunately Aristotle does not supply an explanation of catharsis, which is a function of tragedy. लेकिन अरिस्टोटल जो है उसने कोई एक्सप्लेनेशन ऑफ कैथारसिस नहीं दी जो कि फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी है. Catharsis, he means the equilibrium or restoration of the emotions of pity and fear to right proportion. और catharsis क्या होता है, वो equilibrium या restoration of emotions of pity and fear होता है to right proportion. Up to desirable means, which is the basis of his discussion of human qualities in the ethics. After examining the definition, nature and function of tragedy, Aristotle comes to a consideration of its constituent or formative part. अब वो ट्रेजेडी के कॉन्स्टिट्यूएंट या फॉर्मेटिव पार्ट की बात करता है. अरिस्टोटल की पोएटिक्स की बात हो रही है भाई,
कि उसको हम क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या वो आज के दौर में भी कामयाब है, अप्लाई होती है कि नहीं होती। ठीक है, उसमें पहले हमने थ्योरी ऑफ इमिटेशन की बात की, उसमें हमने उसके मीडियम, मैनर एंड ऑब्जेक्ट की बात की। उसके बाद हमने देखा कि जो है ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखा, सॉरी मीडियम एंड देन मैनर। मैनर में हमने देखा कि एपिक जो है वो नैरेटिव होती है, और जो ट्रेजेडी होती है वो थ्रू एक्शन जो है वो बयान होती है। फिर उसके बाद हमने कॉमेडी और ट्रेजेडी इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखा, एपिक एंड ट्रेजेडी उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखा। उसके बाद हम ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन पे आए। ट्रेजेडी की डेफिनेशन के हमने दो हिस्से किए, टू पार्ट्स हैं। पहला जो है वो ट्रेजेडी जो है वो सीरियस होती है, थ्रू इमिटेशन एक्ट होती है। नंबर दो, उसका एक फंक्शन होता है, और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो कैथारसिस ऑफ इमोशंस होता है। ठीक है, अब उसी कैथारसिस को हमने आगे थोड़ा सा डिफाइन किया कि कैथारसिस ये होता है, लेकिन उसने कोई खास डेफिनेशन अरिस्टोटल ने इसको नहीं दी। और अब इस सारी चीजों को देखने के बाद हम क्या बात करें, अब हम डेफिनेशन, नेचर और फंक्शन ऑफ पोइट्री को एग्जामाइन करने के बाद हम उसके 6 पार्ट्स और 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, विच आर एज फॉलोज, जो कि ये 6 हैं। 6 फॉर्मेटिव पार्ट्स जो हैं वो बेटा हम बात करने लगे हैं। तो नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 कैरेक्टर, 3 डिक्शन, नंबर 4 थॉट, नंबर 5 स्पेक्टिकल, नंबर 6 सॉन्ग। अच्छा जी, प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लॉट इज वेरी सोल ऑफ ट्रेजेडी। अब ये जो प्लॉट है, प्लॉट व्हाट इज द जो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लॉट? प्लॉट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, उसको हम प्लॉट कहते हैं। जब आप किसी को किसी ड्रामा की कोई स्टोरी सुनाने लगते हैं, आपने एक किस देखी है, आपकी बहन आपके साथ बैठ गई, आज जरा बताओ फलाने ड्रामे के अंदर क्या हुआ। आप कहेंगे पहले वो जी सास आई थी, उसने बहू को एक थप्पड़ लगा दिया था, ऊपर से उसका शोहर आ गया। ये क्या है, ये जो आप सीक्वेंस को अरेंज कर रहे हैं, दिस इज द प्लॉट। ठीक है, अब प्लॉट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। Plot is the most important element of tragedy. According to Aristotle, plot is very soul of tragedy. ये soul of tragedy है. By plot, he means the arrangement of incident. Incidents mean action, and a tragedy is an imitation or of action, both external and internal. A plot consists of a local and inevitable sequence of events. Incident mean action, और tragedy क्या है, वो imitation of action है, जो कि external और internal है. A plot consists of logical or inevitable sequence of event. Logical और inevitable, inevitable क्या कहते हैं, अचानक से कुछ हो जाना, जिसका हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं। अचानक से inevitable sequence of events मतलब आप unexpected events हो जाना। The action which tragedy imitate is its plot. ठीक है, वो जो एक्शन जो कि ट्रेजेडी इमिटेट करती है वो उसका प्लॉट होता है, यानी कि जो एक्टिंग हो रही होती है वो उसके प्लॉट के ऊपर हो रही होती है। द एक्शन मस्ट बी कंप्लीट एंड इट मस्ट हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। प्लॉट की मैंने आपको याद होगा एक दफा डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने आपको कहा था प्लॉट जो है ना, इट मस्ट बी अ होल। ठीक है, और जब हम नॉवल में आके फंस गए थे क्वेश्चन के ऊपर, एग्डन हीथ वाला कि रिटर्न ऑफ द नेटिव एज अ कंप्लीट होल, तो मैंने आपको कहा था इसमें प्लॉट आएगा, क्योंकि प्लॉट की डेफिनेशन ही यही है, इट मस्ट बी अ कंप्लीट होल एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। ये प्लॉट की पूरी डेफिनेशन है कि व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। नंबर 2, इट मस्ट बी अ कंप्लीट होल। नंबर 3, इट मस्ट हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ द प्लॉट। ये 3 चीजें होती हैं जो एक प्लॉट को डिफाइन करती हैं, और अरिस्टोटल एम्फसाइज दैट tragic action must be in accordance with the laws of probability and necessity। और उसने कहा कि ये जो है tragic actions जो हैं वो laws of probability और necessity के ऊपर होने चाहिए। जब हम प्लॉट को इन डिटेल पढ़ेंगे तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी का फंक्शन भी देखेंगे, जिसमें हम यूनिटी ऑफ टाइम वगैरह देखेंगे, 3 यूनिटीज भी देखेंगे। द एक्शन इज द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, मीन साइंस और लेंथ। ठीक है, वो जो एक्शन जो है वो है प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी, जो कि प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी है
उसको एक सर्टन प्लॉट जो है बेटा वो एक सर्टन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि उसका एक साइज और लेंथ होना चाहिए. इट मस्ट बी लॉन्ग एनफ टू permit an orderly systematic development of action to a catastrophe or fall. और ये लॉन्ग एनफ होना चाहिए कि वो परमिट करे एक ऑर्डरली सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एक्शन को टू अ कैटास्ट्रॉफ और फॉल. The action should be proportionate in relation of different parts to each other and to the whole. और वो proportionate होना चाहिए. ये इसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं law of probability and necessity, यानी कि accordance with the situation होना चाहिए. ठीक है. It must be an organic whole. एक organic whole होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूटे फूटे सीन हो, ना तो उसके कैरेक्टर्स की कुछ समझ आ रही हो, ना ही उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात आ रही हो. पता चले दरवाजा कभी राइट साइड से खुल रहा है तो कभी लेफ्ट साइड से खुल रहा है, कभी 2 बंदे आ रहे हैं तो कभी 3 बंदे आ रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक ऑर्गेनिक होल. ऑर्गेनिक होल किसे कहते हैं? फुल ऑफ सीक्वेंस या इन अ सीक्वेंस वे जो है वो होना चाहिए, कॉम्पैक्ट वे में लिखा होना चाहिए. फर्दर Aristotle divides plot of tragedy into two kinds. ठीक है. प्लॉट को अब वो पहले क्या कहता है? Plot is the sequence of event. ठीक है. Number 2, it should be a complete whole. Number 3 जो है it should have a proper beginning, middle and end. Number 4, laws of probability और necessity के हिसाब से होना चाहिए और proper इसका magnitude होना चाहिए. नंबर 5, प्लॉट जो है वो 2 तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है और सिंपल प्लॉट होता है. मुश्किल तो नहीं लग रहा क्लास? हजम हो रहा है? ही कॉल्स प्लॉट. अब क्या है, अरिस्टोटल जो है प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी को 2 काइंड्स में, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट. ही कॉल्स अ प्लॉट सिंपल when the change in the fortune of hero takes place without peripety and discovery. वो प्लॉट को सिंपल कहता है जब change in fortune of hero जो है without peripety और discovery होता है, यानी कि एक change in fortune तो होता है लेकिन उसके अंदर ना तो कोई peripety होती है ना discovery होती है. और प्लॉट किस वक्त कॉम्प्लेक्स होता है? जब उसके अंदर चेंज इन फॉर्च्यून ऑफ हीरो होता है. जैसे इडिपस रेक्स के अंदर हमने देखा कि फॉल ऑफ हीरो, वो एंड पे अंधा हो गया था. और डिस्कवरी क्या होती है? एंड द डिस्कवरी इज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. और एंड पे उसकी डिस्कवरी हुई थी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ था, जब उसको ये पता चला था कि उसने अपनी ही माँ से शादी कर ली है और अपने ही बाप को कत्ल किया है. तो चेंज ऑफ फॉर्च्यून ऑफ हीरो क्या था उसमें कि वो जो है ही वाज द मोस्ट मिजरेबल पर्सन इन द थीबस. ठीक है. वो होने को तो बादशाह था लेकिन सबसे ज्यादा मिजरेबल भी वही हो गया था और एंड पे अंधा भी वही हुआ था. और डिस्कवरी वही जिस चीज से वो भागना चाह रहा था, वही मर्डरर जो कि वो ब्लेम कर रहा था कभी टेरिसियस को और कभी क्रियन को. फाइनली डिस्कवर ये हुआ कि भाई वो जो मर्डरर है वो खुद है. एज रिगार्ड कैरेक्टराइजेशन इन जनरल, अब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं जिसमें हम आइडियल ट्रेजिक हीरो की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं. सबसे पहले हमने प्लॉट को डिस्कस किया, अब हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे. अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है. आज के लिए आपका प्लॉट तक काफी है क्लास, कल हम कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं. एनीथिंग क्लास?